On behalf of Pakistan Institute of Development Economics, I would like to welcome all our guests and those who have joined us online. The Pakistan economy is undergoing very significant crisis of all sorts. So we are very honored here to have you here, sir. And we would request you to please keep your discussion deliberation for about 30 minutes so that we can have discussion from the audience here as well as those which are joining us online as well, because I'm sure they must have many questions also on your reports which you have been presenting. Really, आज मुझे बड़ा पाइड में आके एक जो मेरी पाइड के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, क्योंकि मैं पाइड के जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके पहले बैच का स्टूडेंट हूँ। तो वो हैप्पीनेस जो मेरे यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मैं फील कर रहा था, और जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो क्योंकि मैं कोई मेरे ख्याल में साल के बाद मैंने आज पाइड विजिट किया है, तो मैं सबसे पहले उन रूम्स की तरफ गया जहाँ पे हम क्लासे और हमारे टीचर जहाँ पे बैठते होते थे। तो बेसिकली बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मंथली इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक, जैसे डॉक्टर खालिद साहब ने बताया कि ये मार्च 2020 से हमने ये रिलीज करना शुरू किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। तो मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले जब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे पाइड में जो चीज़ें हमने सीखी थी, जस्ट एक आधा मिनट वो बताना चाहूँगा कि हमें हमारे टीचर्स ने, और पाइड एक इंस्टीट्यूट जो है इसने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में कंपटीशन ये चीज़ें जो हैं ये शायद सेकेंडरी चीज़ें हैं। असल चीज़ ये है कि आप कैसे अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ कैसे आप कोऑपरेट करेंगे, कैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कैसे आप अच्छी टीम बिल्ड करेंगे और नेशनल इंटरेस्ट में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस सोच को लेके हमने ये प्लान किया कि जी हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट को, जो यंग इकोनॉमिस्ट को वो इंफॉर्मेशन दे सके जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो जब इस चीज़ पे हमने गौर किया तो हमने ये सोचा कि गैप्स आइडेंटिफाई करें। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी जो चीज़ें पब्लिश कर रही थी उसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो 1 ईयर की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देता है, उसके आफ्टर 6 मंथ जो है वो हम सप्लीमेंट्री ऑफ इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, जो दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड तक वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज होता है, जिसमें फुल ईयर का डाटा होता है। आई थिंक एवरीबॉडी नोज वेरी वेल के इकोनॉमिक सर्वे और वो जो है हमारा सप्लीमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है या जो डाटा है वो फिस्कल ऑपरेशन का है, जो क्वार्टरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। इसी तरह अगर आप देखें तो प्लानिंग कमीशन जो एनुअल जो प्लान है वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, और एक पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उसकी एक कंप्रिहेंसिव होता है कि प्रोजेक्ट वाइज हर मिनिस्ट्री की एलोकेशन क्या है और उस पे प्रोजेक्ट क्या अप्रूवल हुई, उसका क्या साइज है, क्या थ्रो फॉरवर्ड है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल के उसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह का कोई डाटा, कोई ऐसी रिपोर्ट जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ना प्लानिंग कमीशन में। इसी तरह अगर आप स्टेट बैंक को देखें तो स्टेट बैंक जो है आल्दो के काफी रिच उनका है, जो उनकी रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो उनके पॉलिसी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी क्वार्टरली उनकी रिपोर्ट्स हैं और एनुअल रिपोर्ट्स हैं। इस तरह का ऐसा डाटा, ऐसी एक रिपोर्ट जो आपको एक ओवरव्यू दे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड व्हाट इज गोइंग ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो ये वाली चीजें जो थी इसका एक गैप एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए जो हम इकोनॉमिक एडवाइजर विंग में जो हमारे ऑफिसर थे, जो मेरी एक टीम थी,
उस टीम में मोस्टली जितने लोग थे वो सारे या तो पाइड के ग्रेजुएट थे या कायदे आजम यूनिवर्सिटी के थे। इसी तरह बाकी जो हमारी पाकिस्तान की डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के वो स्टूडेंट थे। कहने का मतलब ये है कि जस्ट लाइक आपकी ही तरह के ही बैकग्राउंड के लोग थे। हमने जब ये थिंक ओवर किया तो हमने ये डिसाइड किया कि जी हम एक मंथली इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक जो है वो रेगुलरली हर महीने के लास्ट वीक में हम इसको पब्लिश किया करेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस ही होती है कि गवर्नमेंट में जब कोई डॉक्यूमेंट या कोई न्यू इनिशिएटिव लिया जाता है तो या तो उसके लिए कोई पीएसडीपी का प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, या नॉर्मली ये होता है कि जी कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो कोई डोनर की तरफ से या कोई इस तरह का होता है। तो ये वो इनिशिएटिव था कि जो हमारा इकोनॉमिक एडवाइजर विंग में जो यंग इकोनॉमिस्ट थे, जो हम लोग थे, हमने ये डिसाइड किया कि जी हम इसको अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ करेंगे और ये एक बड़ा यूनिक डॉक्यूमेंट होगा। मैं आगे इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा इसके कुछ फैक्टर्स जो हैं। तो इसके साथ हमने इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस डॉक्यूमेंट की एक आउटलाइन प्रिपेयर की। आउटलाइन में हमने ये डिसाइड किया कि जब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो हम इसकी एक ग्लोबल परफॉर्मेंस जो है वो देंगे और एक हमारी डोमेस्टिक होगी। अब जब हमने ग्लोबल पे देखा तो कि ग्लोबल में किस तरह हम ग्लोबल आउटलुक को या ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कैप्चर करें, तो हमने जो सबसे पहला जो डिफरेंट ऑप्शन थी उनकी स्टॉक टेकिंग की कि हमारे पास जो ग्लोबल डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, वो कौन कौन सी हैं। तो हमने सबसे पहले जो है वो वीकली इकोनॉमिक इंडेक्स, ये जो है ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का एक डॉक्यूमेंट है जो वो वीकली पब्लिश करते हैं। ये बेसिकली 10 इंडिकेटर्स को लेता है। उन 10 इंडिकेटर्स में से उसकी अगर आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो इट हैज 3 मेन क्लासिफिकेशन। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर को वो कैप्चर करते हैं, इसमें जो है वो लेबर मार्केट को कैप्चर करते हैं और इसमें गुड्स मार्केट को कैप्चर किया जाता है। तो ये बेसिकली जो 10 इंडिकेटर्स थे वो कैप्चर कर रहे थे आपके तीनों मेजर मार्केट्स को। तो हमारी जो रिपोर्ट है उसमें एक रेगुलर फीचर ये है कि हम वीकली इकोनॉमिक अपडेट, इकोनॉमिक इंडेक्स जो है फेड का, उसको रिव्यू करते हैं और उन इंडिकेटर्स का बिहेवियर जो है वो देखते हैं कि वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल जीडीपी को। इसी तरह जो सेकंड इंडिकेटर था जो जिसको हमने देखा वो था कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर, CLI हम इसको कहते हैं। हमारी रिपोर्ट्स में ये भी रेगुलरली हम इसको ओवरव्यू करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। CLI जो है ये बेसिकली आपके OECD जो कंट्रीज हैं ये उनका डॉक्यूमेंट है। ये 37 कंट्रीज के कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स जो है वो रिलीज करते हैं मंथली बेसिस पे। CLI के बेसिकली देयर आर 14 इंडिकेटर्स। ये जो 14 इंडिकेटर्स है ये आपकी जो ओवरऑल अगर आप किसी भी कंट्री को लें, किसी भी इकोनॉमी को लें, तो उसके 14 इंडिकेटर्स जो हैं वो उसकी हर डायमेंशंस को कवर कर रहे होते हैं। इसमें रियल सेक्टर्स भी होता है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जीडीपी की ग्रोथ और उसके डिफरेंट हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स जो हैं वो कैप्चर हो रहे हैं। इसी तरह आपका फिस्कल साइड के जो वेरिएबल्स हैं वो भी कैप्चर हो रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो आपके एक्सटर्नल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, आपके वर्कर्स रेमिटेंसेज और सिमिलरली जो है वो आपकी मॉनेटरी रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं और जो आपकी लेबर मार्केट है और इसी तरह जो हैं वो अदर जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो 14 इंडिकेटर्स हैं इसकी डिटेल में हम इसको रिपोर्ट में उसको ओवरव्यू करते हैं। ये 37 कंट्रीज के कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो ये रिपोर्ट जो है ये OECD की दे रही है। हमने जब ये देखा कि ये वाली रिपोर्ट्स जो है जो 37 इकोनॉमीज को वो वीकली जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, हमने इसमें से 4 CLIs को पिक किया। बेसिकली ये जो 4 CLIs हैं they are only those region of the world, only those countries of the world which are capturing 80% of our exports. इसमें US का कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है,
यूके का कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर, एंड थर्ड इज द China's composite leading indicator, और the fourth one is the euro area composite leading indicator. ये 4 कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं इस रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो 14 इंडिकेटर्स हैं ये कैसे बिहेव कर रहे हैं और ये कैसे उन इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जो CLI है बेसिकली इट गिव एस एन ओवरव्यू, इट गिव एस एन अंडरस्टैंडिंग के उनकी इकोनॉमी जो है उनका पोटेंशियल क्या है, और वो इकोनॉमीज जो हैं वो अपने पोटेंशियल से अबव परफॉर्म कर रही हैं या बिलो पोटेंशियल जा रही हैं। सो बेसिकली इसकी जो बेंचमार्क है दैट इज द 100 वैल्यू। अगर तो इसका जो इंडेक्स की वैल्यू अबव 100 जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि दे आर परफॉर्मिंग बेटर और वो पोटेंशियल से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो 100 से डाउनवर्ड जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। तो यहाँ पे जो है वो हम एक असेसमेंट देखते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो वाले मेजर कंट्रीज जिनके साथ हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड में, इकोनॉमिक रिलेशंस में, कि वहाँ की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो जो है वो हमारे पास क्या इंडिकेटर्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के लिए हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा इंडिकेटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है ग्लोबल कंपोजिट PMI, ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये बेसिकली जो इंडेक्स है ये JP मॉर्गन, 2 और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है और दूसरा जो है वो IHS मार्केट है। इनकी एसोसिएशन में JP मॉर्गन जो है वो इसको परचेजिंग मार्केट इंडेक्स जो है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो है ये एक सर्वे है, ये वो वीकली सर्वे करते हैं जिस सर्वे में वो कैप्चर कर रहे हैं 27,000 फर्म्स। इसमें पब्लिक सेक्टर फर्म्स भी इंक्लूडेड होती हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी होती हैं, और दे आर मेनली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, एंड दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ परसेप्शन अबाउट द नेक्स्ट मंथ, कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो उनके बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या देख रही हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट में, कि आया वो अपने उनकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बेहतर है, या वो जो हैं वो कोई ऐसी चीज फोर्सी कर रहे हैं कि आगे सिचुएशन जो है वो स्लो डाउन की तरफ जाएगी। तो ये वाली जो एक सर्वे है जिसको वो जो है वो रेगुलरली पब्लिश कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें एक इंडिकेटर दे रहा होता है कि जो 89% ऑफ द ग्लोबल GDP है उसका बिहेवियर क्या है। ये तो वो 3 इंडिकेटर्स हैं जिनको हमारी रिपोर्ट जो है वो कैप्चर कर रही होती है इस एनालिसिस को। इसके साथ ही नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो हमारी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, वो वाली कमोडिटीज जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करते हैं, एवरीबॉडी नोज कि पाकिस्तान जो है ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, पल्सेज इंपोर्ट करते हैं, टी इंपोर्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पिंक शीट का डाटा जो मंथली रिलीज करता है, उसके मुताबिक इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस का क्या ट्रेंड है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। सेकेंडली हम जो है वो ब्लूमबर्ग जो है उसकी एक जो उनकी फोरकास्ट होती हैं उसको रेगुलरली उसका एनालिसिस करती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जी ये वाली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और इनकी जो आउटलुक है वो हमें कैसे इम्पेक्ट करेगी। ऑब्वियसली अगर इनकी प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही हैं तो वो हमारी प्राइसेस को भी इम्पेक्ट करेंगी और सर्टेनली उसका इन्फ्लेशनरी इम्प्लीकेशंस आएंगी, वो हमारे इंपोर्ट बिल को भी हिट करेंगी और अल्टीमेटली जो है उसका हमारे करंट अकाउंट पर और हमारे फिस्कल डेफिसिट पर भी उसकी इम्प्लीकेशंस आएंगी। तो ये वाला एक एनालिसिस है जो हम जब अपनी रिपोर्ट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को, तो ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसको प्रिपेयर करने से पहले हम ग्लोबल विंडोज में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है उसको बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा फोकस्ड वे से उसका एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो जो बातें मैंने आपके सामने मेंशन की हैं, लगता है कि जी हम बड़ा कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर रहे हैं,
जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो ये आपको जस्ट फ्यू पेज की रिपोर्ट लगती है, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि एकेडेमिया में तो एक लंबे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन पॉलिसी एनालिसिस में, पॉलिसी मेकर्स में चीजों को जरा प्रिसाइज, लफाजी कम हो, लेकिन आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बड़ी फोकस्ड हो, वो बड़ी रेलिवेंट हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही हो। तो इस तरह हम एक तो ग्लोबल ओवरव्यू जो है उसको स्कैन करते हैं। सेकेंडली, जब हम आते हैं अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर, तो ऑब्वियसली यू नो के इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर है जो हमारी बेस है इकोनॉमी की, हमारी मेजर माइनर क्रॉप्स जो हमारी इसेंशियल फूड आइटम्स बनती हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन एग्रीकल्चर इनपुट प्राइसेस, और एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है उनका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। क्या मार्केट में कहीं इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, कहीं गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट फैसिलिटेशन पैकेज हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस। तो एग्रीकल्चर में हम प्रिसाइजली हर मंथ में जो लेटेस्ट हमारी परफॉर्मेंस बन रही होती है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो हम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, और हमारा एनालिसिस जो एग्रीकल्चर का होता है वो उस पर्टिकुलर डायमेंशन पे फोकस कर जाता है। इसीलिए अगर आप हमारी इस रिपोर्ट को देखें तो एग्रीकल्चर में सम टाइम यू विल फील कि हमारा फोकस जो है वो वीट पर होगा, कभी कॉटन पर होगा, कभी शुगर केन पर और अदर मेजर क्रॉप्स पर होगा। सम टाइम हम माइनर क्रॉप्स को कैप्चर कर रहे होते हैं, सम टाइम हम एग्रीकल्चर की जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइसिंग को जो है वो इसमें कवर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर की जिस डायमेंशन पे जो जो डायनामिक्स चेंज हो रही होती हैं, हम उसको इसमें जो है वो प्रॉपरली फोकस कर रहे होते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो है वो मेजर सेक्टर आ जाता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो यू नो के हमारे पास एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है जिसका डाटा जो है वो पीबीएस जो है वो मंथली जो है वो रिलीज करता है, दैट इज द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एलएसएम। तो एलएसएम का जो है वो हम एक कंपोनेंट रेगुलरली इसमें लेटेस्ट एनालिसिस अपना डालते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। और उसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं, आपकी ऑयल कंपनीज जो हैं वो क्या परफॉर्म कर रही हैं, आपकी जो प्रोवेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या बिहेवियर है, और हमारी जो लार्ज स्केल की जो फेडरल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका क्या बिहेवियर है। तो बेसिकली इनके साथ लेके हम वो नंबर्स जो होते हैं उनको उनका एक एनालिसिस इसमें रिपोर्ट करते हैं। देन हम मूव करते हैं कि कुछ हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स होते हैं जिनका डाटा हम रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जैसे सीमेंट की प्रोडक्शन है, जैसे आपकी ऑयल सेल है, आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो ये हमारी रिपोर्ट्स के रेगुलर इस तरह के काफी सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल जो अवेलेबल होते हैं उनको हम इसमें कैप्चर करते हैं, और उसके बिहाइंड जो फैक्टर्स होते हैं कि उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल, उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये प्रिसाइजली इसमें कवर हो रहा होता है। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारी जो फिस्कल सेक्टर है। बेसिकली फिस्कल सेक्टर जो है ये इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस पे डिबेट भी है कि पाकिस्तान लाइक जो कंट्रीज है वहां पे फिस्कल पॉलिसी ज्यादा डोमिनेट करती है या मॉनेटरी या अदर पॉलिसीज। तो एनीवे, फिस्कल पॉलिसी में एक तो रेगुलर फीचर जो है वो हमारा एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है। सेकेंडली, जो हमारी रिपोर्ट है, इससे पहले जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फिस्कल का डाटा था, फिस्कल ऑपरेशन का, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्वार्टरली वो डाटा रिलीज करती थी। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के अब हमने उसमें वो ट्रांसपेरेंसी और वो चीजें की हैं कि अब डाटा आपको मंथली जो फिस्कल का वेरिएबल्स का डाटा है वो अवेलेबल हो रहा है। तो वो जो मंथली डाटा है उसमें आपका जो फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी बैलेंस, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस तरह अवेलेबल पहले नहीं होती थी, ये रिपोर्ट जो है ये आपको अवेलेबल कर रही है। उसमें हम जो फैक्ट्स, जो गवर्नमेंट मेजर, जो लेटेस्ट सिचुएशन होती है उसका एक प्रिसाइज और फोकस्ड एनालिसिस दे रहे होते हैं। इसी तरह जब हम मॉनेटरी सेक्टर पर आते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी, आल दो स्टेट बैंक जो है वो 2 मंथ के लैग के साथ या वो एक कैलेंडर के साथ उसको मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करता है,
लेकिन हम मॉनेटरी पॉलिसी, जो पॉलिसी रेट चल रही होती है, जो आपके जो क्रेडिट की होती है, जो गवर्नमेंट की बारोइंग होती है, उन सारे फैक्टर्स को, वर्किंग कैपिटल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है, एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटी है, तो वो सारी चीजें जो मॉनेटरी से रिलेटेड होती हैं, वो आपको एक मॉनेटरी का एक फोकस सा और प्रिसाइज आपको एनालिसिस जो है वो हम इस रिपोर्ट में कोशिश करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एकेडेमिया और जो हमारे यंग आप जैसे स्कॉलर्स लोग हैं, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इसी तरह एक्सटर्नल सेक्टर जो है, उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा ट्रेड बैलेंस, हमारी एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और वर्कर्स रेमिटेंसेज, उनका डाटा जो है वो रिलीज होता है, स्टेट बैंक भी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो भी करता है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो एक साइड पे हम करंट अकाउंट डेफिसिट का एक एनालिसिस दे रहे होते हैं, सिमल्टेनियसली हम ये करते हैं कि पीबीएस के डाटे को यूज करके जो हमारे पास है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंपोजिशन बन रही होती है, उसमें हम एनालिसिस करते हैं कि जी हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या आ रहा है और क्वांटिटी इफेक्ट क्या आ रहा है, कि ग्लोबल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कितने परसेंट जो है वो इस वजह से बढ़ी है कि जी हमारी ज्यादा क्वांटिटी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, और कितने परसेंट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग इस वजह से इंक्रीज हो रही है कि जी हमारी जो टेक्सटाइल की या जो राइस वगैरह जो हम आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। सिमिलरली हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसका भी हम देखते हैं कि जी आया जो एडिबल ऑयल है या क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ी है या उसकी क्वांटिटी हमने ज्यादा इंपोर्ट की है। तो इस तरह का एक एनालिसिस जो है, ये बेसिकली इस डिटेल को मैं आपके सामने इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप इंशाल्लाह जब वेरी सोन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप का जो एरिया बनेगा वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैनेजमेंट बनेगा, तो हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। और ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं, ये एनालिसिस जो है ये किन डायमेंशंस पे फोकस करता है, और उसमें जो कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपके जहन में हो और आपका एनालिसिस जो है वो इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। ये हमारी एक ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें हम इकोनॉमिक अपडेट्स को यहाँ तक मेनली हम हाईलाइट करते हैं। इसके बाद जब हम आउटलुक पे मूव करते हैं तो ऑब्वियसली आउटलुक का के लिए वी नीड सम इकोनोमेट्रिक्स, सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और इकोनोमेट्रिक्स के लिए ऑब्वियसली ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, हमारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जब मैंने आज से 3 साल पहले ज्वाइन किया था तो हमारे पास बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी थी, और आज हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स हैं, हमारे कोई 8 ऐसे डिफरेंट यंग इकोनॉमिस्ट हैं और हाफिज अजीम इज वन ऑफ देम। और ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई भी इंडिविजुअल अफसर जो है वो इसी क्वालिटी के साथ इसको प्रिपेयर कर सकता है। और ये वाली जो हमारी रिपोर्ट है, ये अब स्टेक होल्डर्स जो हैं, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेसिकली इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि ये रिपोर्ट किस दिन जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं, और दूसरे दिन ये हेडलाइंस के तौर पे ये मीडिया में भी होती है, और जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं ये उनकी नीड को भी, उनके एनालिसिस की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट कर रही होती हैं। इसमें 2 ही चीजें थी जिन पे हमने फोकस किया था, मैंने और मेरी टीम ने। पहली चीज तो ये थी कि जो इसकी टाइमलाइन है उस पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जितने ज्यादा बी ऑक्युपाइड हों, ये हमारी जो रिपोर्ट है ये टाइमली रिलीज हो रही है। ये कभी भी नहीं हुआ कि ये किसी एक महीने मार्च 2020 के बाद ये टाइमली रिलीज ना हुई हो। सेकेंडली कि इसमें जो नंबर्स हैं वो हम केयरफुली चेक करते हैं, और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि इसका कोई नंबर ऐसा हो कि हम कहें जी ये टाइपो एरर हो गया है या ये ओवरलुक हो गया है। तो तीसरी चीज जो है वो है प्रोफेशनल कमिटमेंट, कि जो टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं थारोली डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद
उसकी जो है प्रोफेशनल वे से हम उसको इसमें जो है वो कवर कर रहे होते हैं। बहरहाल एनीवे, हमारा जो स्ट्रक्चरल मॉडल है फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, उसको हम यूज कर रहे हैं इसकी फोरकास्टिंग के लिए। ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है। आपने देखा होगा कि आल्दो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इस वक्त पूरी ग्लोबल मार्केट में है, और अनफॉर्चुनेटली हम इससे जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट होती है वो बहुत हद तक एक्यूरेट होती है। जब हमारा इन्फ्लेशन के जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम जो भी ARDL या आर्मा रीमा वो यूज करते हैं, तो हम इसमें कमोडिटी प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई सिचुएशन है, इन सारी चीजों को प्लस ऑब्वियसली बीइंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम ये देख रहे होते हैं कि क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, तो उनकी बेसिस पे जो हमारी इन्फ्लेशन के फोरकास्ट होते हैं वो हम यहाँ पे जो है उसको हम एक प्रॉपर वे से उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सिमिलरली हमारी जो एक्सटर्नल सेक्टर है जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, उसकी फोरकास्ट, और हमारे जो वर्कर्स रेमिटेंसेज हैं उनके इसी तरह जो प्राइमरी इनकम और वो अदर जो कंपोनेंट बनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसके लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसको यूज करके हम जो एक ऑनेस्ट और जो ओपिनियन जो बन रही होते हैं हमारे एस्टिमेट्स, वो हम इसमें शेयर करते हैं। सिमिलरली जो हमारा फिस्कल साइड होती है, फिस्कल साइड को भी इसी तरह के टैक्स कलेक्शंस, हमारा मॉडल क्या बता रहा है, FBR क्या मैयर्स ले रहा है, उन चीजों को, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, अवेलेबल टेक्निक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके उस पे फिर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई करते हैं, ताकि कहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा जो हमारा एनालिसिस जो है वो हमें उसमें रिकमेंड करते हैं, उसके मुताबिक हम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। फिर जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर विंग के जितने हमारी टीम है, जितने ऑफिसर्स हैं, हम इसको एक सेमिनार के तौर पे इन हाउस इस पे डिस्कशन करते हैं, और हर एक से जो है वो फ्री उसके कमेंट्स जो हैं वो इस पे हर कोई डिस्कस करता है। वो अपनी असेसमेंट विदाउट टेकिंग केयर के, एक बंदा अगर एनर्जी पे काम कर रहा है तो अगर वो कोई इनपुट देना चाह रहा है एग्रीकल्चर पर, मॉनेटरी पर, तो उस पे भी माइट बी के उसकी बात में काफी समटाइम रैशनल भी होता है। तो इस तरह की हमारी एक डिस्कशन जो है वो इन हाउस एक्सरसाइजेज ये चीजें चल रही होती हैं। एंड पे फिर हम उस पे जो फाइनल वर्ड अपने देते हैं कि जो हम सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये सारी एक हमारी इस रिपोर्ट का एक ओवरव्यू है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं ये चाहूंगा कि अगर पाइड कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर ले कि लेट्स से कि हमारी रिपोर्ट जो है ये हम हर महीने के लास्ट वीक में पब्लिश करते हैं, रिलीज करते हैं। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप के एक दो स्टूडेंट को कहें कि जी जो हमारी रिपोर्ट है इस पे एक सेमिनार दे, वो इसकी मेथोडोलॉजी, इसकी डिस्कशन, इस पे क्वेश्चन भी रेज करे, और वो इसको खुद भी एक्सप्लेन करे, और हम जो हैं हम उस पे एज ए मैं या मेरी कोई टीम के कोई यंग ऑफिसर जो हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनको एज ए डिस्कशन बुलाएं। तो मेरे ख्याल में एक लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। आप लोगों के पास जो है वो, मुझे याद है कि जब हम यहाँ पे स्टूडेंट होते थे तो इकोनोमेट्रिक्स की जो टेक्निक्स हम यहाँ पे कर रहे होते थे वो उस वक्त लेटेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स होती थी। तो आप जो काम कर रहे हैं इधर वो इस टेक्निक्स को अप्लाई करें और हमें इस पे फीडबैक दें। हमारी टीम और या मैं, हम लोग अवेलेबल होंगे। हम आके आपके जो यंग रिसर्चर हैं, जो ये आपके यंग स्टूडेंट हैं MPhil PhD के, वो उनकी जो प्रेजेंटेशन होगी उस पे अपने कमेंट्स, अपने व्यूज शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा, और इससे ये जो हमारे यंग इकोनॉमिस्ट हैं इनकी कैपेसिटी शायद उतनी बढ़ जाएगी कि जो आई थिंक के हमारी जरूरत भी है। Thank you very much, Dr. Imtiaz, for a very enlightened discussion and description of how the reports are actually written. And remember,
economic survey also does the same, but on an annual basis. So this is a kind of a documentary of what has happened, and they also take into account different government policies which are in response to or have actually helped achieve a particular milestone. So thoda sa I would like to add that if you go back in terms of how the economic management is done, so currently we have a very elaborate framework in terms of how the strategies are developed, such as the medium-term development framework. There is another policy document referred to as the budget strategy paper. And I'm sure that in the coming future, we would also be seeing these documents written in a more professional manner, where insights along with analysis is incorporated in terms of preparing that document. Because once you have a kind of a benchmark, then you can discuss your progress, you can fine tune yourself, you can improve the policies, how you are making them up. So thank you very much, sir, and we look forward. Shujat Saab is here. Hopefully he has taken this message, and if we can arrange a monthly seminar by one of our students of economics department, so he's very kind by suggesting that somebody would visit from his office to be a discussant on that presentation. Now coming back, I honestly, when we thought about this seminar, the Vice Chancellor mentioned it that we should engage our other side of the picture, policymakers, or from where the reports and others are actually emerging, and we try to discuss the methodology and the outcomes both, that how they have come out with these analysis and how we can help in terms of improving them for future. So I had actually jotted down some questions as well, which were pertaining to the results and the description which has been given. So we would like to take the opportunity of discussing the findings of his report as well, so that his comment on how we are progressing in terms of the economic management and where does he see Pakistan's economy in the coming future. So we would like to take advantage from that. So I'll have a very quick 2 questions, and then I can request the forum to please spell out their questions as well. As we have mentioned that your report also takes into account the global picture, especially the South Asian, and where you have mentioned that how the South Asian region is actually not that much impacted, probably because of the Indian and Chinese robust growth. So my question is that from your analytical perspective, and since you have been writing it since 2020, are the things improving in terms of our regional positioning? Can we compare ourselves among the region from where we belong? That's my first question. Second is related to the progress in terms of the fiscal side. As your report has mentioned that we are facing a higher interest repayments, and because of that our overall fiscal position is worsening. So what do you see that by the end of this fiscal year we would we be able to keep to the target levels which we have committed under the IMF program, or you see that we might end up with certain kind of breaches in those limits? So these are the 2 questions pertaining to the report, although the methodology has been spelled out, and I'm sure that if there are any questions to that, we would also like to ask him, sir. Thank you. That's how your second question I would like to take first. As you know, flood has badly impacted our economy, and more than almost 15 billion US dollars losses, damages we have faced. And secondly, our GDP growth, which was expected and it was budgeted at 5%, now there are estimates that it may go down to 2 to 2.4%. And along with this, we are also facing a huge need for the rehabilitation and other measures to support the flood affected areas. So
The fiscal situation, as per our targets, obviously there will be pressure on expenditure side. As far as tax revenues and non-tax revenues are concerned, obviously FBR are making best effort. But the situation right now is very much uncertain. Secondly, as far as the regional economies are concerned, your second question relates to South Asian countries. Mainly, we have overviewed the Asian Development Bank their viewpoint. As far as China is concerned, obviously, as per latest information, the COVID is again is creating some problems for the Chinese economy, and they are taking measures to control the situation. And certainly it will have some impact on the China, which is second largest economy. And similar, although Bangladesh is performing better, but if you look at the global GDP growth, obviously it has come down to the level of 2.7%. So it will have some implications all around the world. Okay. Thank you, Dr. Saab, for the nice talk. This is Shahid Mahmood, research fellow. एक दो सवाल हैं आपसे. एक तो ये सर कि your reports, what implications do they have for policy making? I mean, the deep structural issues of Pakistan's policy, Pakistan's economy. How do they address that? Help address those issues. For example, the agriculture productivities, we know it is pretty low. How does that address that? You have loss-making public sector entities. How does that address that? And then related to this thing is, since you mentioned something कि हम लोग इस चीज को finance division में बहुत सी चीजों को deliberate भी करते हैं. So just as an example, Dr. साहब, correct me if I'm wrong, कि अभी एक वो फिगर आई थी कि जो FBR की जो collections थी वो 75 to 80% जो थी वो FBR की help के बगैर हुई है, वो वैसी हो जाती हैं. So do you deliberate upon these? Then what's the need for FBR? अगर 75 से 80% collections जो है वैसी FBR की help के बगैर ही हो सकती है. So why do we need an FBR? Or why do we need so many departments in these kind of things? Thank you. देखें, ये जो आपने ये बात कही है ना कि पॉलिसी, ये रिपोर्ट और पॉलिसी डिसीजंस, बेसिकली जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, दे मेनली रिलेट्स टू द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री. This report is just a professional analysis of the economic situation, what is going on in rest of the world, and what is happening in economic front in the country. We make some sort of analysis by using the latest available information from rest of the world, as well as the latest available data from various data producer organizations of Pakistan. Like FBR releases data on revenue, PBS releases data on LSM and other indicators like inflation, exports, and then obviously State Bank of Pakistan releases data on monetary and BOP related indicators. As far as the use of this report, obviously these analyses are very much useful for the policy makers and for other stakeholders. When the situation is presented, what is going on in various sectors of the economy, like what is happening in agriculture sector, what is happening in other real sectors of the economy, what is the revenue position, and what is happening in external sector of the economy. Policymakers can take well-informed decisions, what should be done and how it should be done. This report is not basically a decision-making report and which should cover the SOEs, their losses. This is some sort of analysis for the professionals as well as for the policymakers. And basically, we are making our best effort to provide
the analysis on the basis of all available information, as well as analysis which capture all high frequency variables and the techniques which are available to make a comprehensive statistical and other financial analysis. As far as the FBR revenue are concerned, you mentioned that more than 60-70% revenues are collected. Obviously, if you look at the tax collection and the structure of the tax revenue, import is one factor. Then there are some other tax measures which FBR is taking to ensure so that they can get maximum tax collections. And you are right, there is a need to take some measures. Like if you look at our imports, whenever our imports increases, obviously simultaneously tax collections are also increasing. And for this, you should do some analysis on tax collection and its structures. And if PIDE may like, we can also depute some officers to make working on tax collections and how we can make some best effort to enhance tax revenue. In fact, we are in the process of developing a tax commission, and definitely we would like to have somebody from your kind office as well to be part of that. To add on to what Shahid has just mentioned, definitely there are issues which are structural in nature, and taxes really need to be looked into, that how the system can be made more efficient. So from the outside perspective, just looking at the figures may not be giving the true picture of how policy is actually conducted. So we would definitely be looking forward for your contribution in that context. जी, any other question from the floor? यस सर सर जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल डायनामिक्स को कवर करने के लिए CLIs में 4 रीजन को कवर किया गया रिपोर्ट में, US, UK, चाइना और EU को ना। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस या फिर ग्लोबल परफॉर्मेंस, इन दोनों पे डायरेक्टली लिंक कर रहे होते हैं जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी ना। तो आप मतलब उसको इसमें क्यों नहीं कवर किया गया? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो ये कंट्रीज मीट करते हैं, या फिर क्योंकि ईस्ट एशियन स्टेट या फिर उनको हम ऑयल रिच कंट्रीज, उनको भी मेरे ख्याल से इसमें करना चाहिए, डायरेक्टली लिंक करते हैं वो, चाहे ग्लोबल ट्रेड हो चाहे डोमेस्टिक हो। ये काफी पर्टिकुलर और इसमें रेलिवेंट है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम जब अगर आप रिपोर्ट को देखें तो उसमें मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारा एक है जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को कैप्चर कर रही होती हैं। इसी की बेसिस पे हम एक असेसमेंट दे रहे हैं कि मंथली हमारी जीडीपी जो है वो किस एट कांस्टेंट प्राइसेस किस तरह मूव कर रही है। ये हमारा न्यू इंडिकेटर है जो हमने इस मेथोडोलॉजी को यूज करके हम इसमें कैप्चर कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसके 5 कंपोनेंट हैं। इसमें वो जो 4 इंडिकेटर्स जिनका मैंने CLIs का जिक्र किया था कि चाइना, US, UK और यूरो एरिया, ये 80% हमारी उसको कवर कर रहे हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। जो इसमें दूसरा कंपोनेंट है वो हमारी इंपोर्ट का है। इंपोर्ट जो है वो हमारी मिडल ईस्ट ऑयल और एडिबल ऑयल और इस तरह की जो चीजें हैं वो उस सेंस में इंपोर्ट इज अदर कंपोनेंट जो इसमें कैप्चर हो रहा है। तीसरा जो हमारा है वो M2 है। M2 जो है वो मनी सप्लाई और इससे रिलेटेड, और फिर इन्फ्लेशन है, और रियल सेक्टर जो है उसमें हमने कैप्चर किया है LSM को। तो ये 5 इंडिकेटर्स जो हैं इनको लेके हम जो मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमें कांस्टेंट प्राइसेस की बेसिस पे जो है वो हमें एक जीडीपी की ग्रोथ का बेसिकली पाथ दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी मंथली जो है वो जो हमारी असेसमेंट है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें तो इसी रिपोर्ट में हमने 2019 से ऑनवर्ड उसको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मंथली उसको एड अप करें तो यू विल सी के जो PBS ने जीडीपी ग्रोथ को जो नंबर रिलीज किया था ये वही नंबर बन रहे हैं। आपका 2020 की जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर था, 2021 में जो था, 21-22 में जो था,
उसी के साथ वो कंसिस्टेंट वो नंबर बनेगा। तो जो इस चीज को कंफर्म करता है कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो कंसिस्टेंट है, और वो जो नंबर्स हम दे रहे हैं वो वही नंबर्स हैं जो हमारी जीडीपी जो है वो वर्कआउट हो रही है। तो इसमें जो पॉइंट आपने मेंशन किया है कि इसको हम देखेंगे, वैसे ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी कि मिडल ईस्ट की माइट भी कि हम CLI जो है उसको रीलुक करेंगे, लेकिन हम इंपोर्ट में उसको कैप्चर कर रहे हैं, और प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो भी LSM के थ्रू उसमें वो कैप्चर हो रही हैं। थैंक यू। थैंक यू। इसी में सर माय क्वेश्चन जो आपके इसमें यहाँ पे ग्राफ में भी विजिबल है दैट द CLI की जो सिक्लिकल बिहेवियर है वो LSM को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। तो डू यू थिंक दैट गोइंग इन फ्यूचर आपको कोई स्टैटिस्टिकल जो रोबस्टनेस टेस्ट हैं वो भी शायद देखने की जरूरत है कि आपकी मॉडल की प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है जब आपने कोई इंडेक्सेस पिक किए हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग? जो है ना बेसिकली डॉक्टर साहब, वो एक तो टाइम लैग का डिफरेंस है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, बाकी हमने उसको बड़ा केयरफुली देखा था, तो इसको मजीद भी देखेंगे। कोई और क्वेश्चन जी? एक मिनट, माइक आ रहा है। माय क्वेश्चन इज अबाउट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आजकल जितने भी आउटलुक्स है वो सारे एक्सपेक्टेशन पे बेस करते हैं। अगर प्राइवेट फॉर्म्स है या कोई भी सेक्टर है जिन्होंने आगे इन्वेस्ट करना है तो वो एक्सपेक्टेशन बेस होते हैं। तो इस वक्त जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है वो सारे जो है ना सर्वे बेस्ड एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, वो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल पे बिलीव नहीं करते क्योंकि ये बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। जो सर्वे हैं वो बेसिकली आपकी जो करंट सिनारियो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है और आगे की आपकी प्रेडिक्शन दे रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में इवन अगर मैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो वो स्टेट बैंक एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा तो दे रहा है, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह कर रहा है, और खुद से एक स्टेटिस्टिक बता देता है कि ये तो इस पे अगर आप, मैं समझ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन एक मेन ड्राइवर है इकोनॉमी के लिए आजकल, तो इस पे आप इस पे सर्वे बेस्ड एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं कर रहे और उसको मेथोडोलॉजी को ओपन क्यों नहीं कर रहे जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन भी बेहतर हो और इन्वेस्टर को भी इसका फायदा हो, या और स्टेक होल्डर जो इसको फॉलो करते हैं उसको भी वर्ल्ड वाइड भी ये क्रेडिबल होता है। तो हाउ कैन यू लुक एट दिस मेथोडोलॉजी एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी? हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो देखें, जब हम इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करते हैं तो बेसिकली जो है वो हम वो वाले सारे फैक्टर जो इन्फ्लेशन को डिटरमिन करते हैं उसमें एग्जाजिनस फैक्टर्स भी हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहे हैं, जैसे ऑयल, जैसे कमोडिटी प्राइसेस हैं, उनकी जो फोरकास्ट है उसको हम कैप्चर करते हैं। वो क्रूड ऑयल हो या एडिबल ऑयल्स हो, पल्सेज हो, टी हो, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है, सिमिलरली जो हमारी मेजर एंड माइनर क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, तो बेसिकली ये है कि जितने इसके डिटर्मिनेंट्स हैं उन डिटर्मिनेंट्स के इंडिविजुअल बिहेवियर को भी हम कैप्चर करते हैं, और फिर उसमें जो पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट लेगी उनको भी जो एक्सपेक्टेड होती हैं उनको कैप्चर करके तो हम अपना इन्फ्लेशन जो है उसके फोरकास्ट जो हमारी मंथली रिपोर्ट में आते हैं वो हम दे रहे होते हैं। अगर आप देखें लास्ट 3 मंथ की ही आप रिपोर्ट देख लें तो जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जो हमने एक रेंज दी होती है, वो इन्फ्लेशन जो बाद में PBS रिलीज करते हैं वो मोर और लेस उसी रेंज में होते हैं। लेकिन आपकी जो बात है कि जी ये एक्सपेक्टेशन, इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपेक्टेशन मैटर करती हैं। हमारा जो ग्लोबल कंपोजिट PMI है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जिसमें वो 27,000 जो है वो जो JP मॉर्गन वालों के हम इसमें रिव्यू करते हैं, उसमें वो जो कंप्रीहेंसिव सर्वे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का, उसको हम रिव्यू करके उनके मेथोडोलॉजी को एग्जामिन करके उनको हम इसमें यूज कर रहे हैं जहां पे हम कर सकते हैं। तो आज चूंकि हमारी ये इस पे फर्स्ट डिस्कशन है, मैंने इसीलिए शुरू में डॉक्टर खालिद से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस पे कोई ऐसा सेमिनार रखें और आपके स्टूडेंट जो हैं वो इस पे सेमिनार दें, उस पे फिर हम जो हैं वो एज ए डिस्कशन जो हैं, जो मेथोडोलॉजी की उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो क्वेश्चन क्यूरीज हो, उनको हम एक्सप्लेन करके और एक अच्छी इस पे डिबेट कर सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इनिशियली पहले अगर आप कुछ काम करें तो फिर आप आके हमसे ये डिस्कस करें, शेयर करें, तो वी विल बी हैप्पी कि इन चीज़ों को आपस में डिस्कस करें, शेयर करें। बल्कि मैं तो वीसी साहब भी रौनक अफरोज हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि हम मीडियम टर्म मैक्रो फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, बजट स्ट्रेटेजी पेपर जो है वो अब इकोनॉमिक एडवाइजर विंग जो है वो बनाना हमने शुरू किया है। तो इस पे जो वर्किंग ग्रुप एक मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें अगर हम पाइड का भी कोई अच्छा रिसर्चर जो है जो हमारे साथ कंपनी करना चाहे तो वी विल बी हैप्पी टू जॉइन पाइड एज वेल। इस पे आप देख लें। मेरे ख्याल में तो ये इट वुड बी ए गुड ऑप्शन एंड होपफुली हमारे जो यहाँ कोलीग हैं, ये ऑनलाइन हैं, तो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो हम फॉलो अप में ज़रूर आपके पास जाएंगे। बाकी जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, आई थिंक स्टेट बैंक हैज गॉट अ वेरी एलैबोरेट मेथोडोलॉजी, they have presented it as well. They conduct a robust survey and which is consistent from जो उनकी सैम्पलिंग और टेक्निक है, दैट इज ट्रू कि शायद आप उस तरह वो डॉक्यूमेंट नहीं देख सके, बट वी हैव आल्सो रिव्यूड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट्स क्वाइट रोबस्ट। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू लुक एट द फोरकास्ट एरर्स once they have made the forecast. As Dr. Saab has just mentioned, if your model's predictability is good, since it has been there for quite a long time, that means that their methodology is something which we can rely on. We have got an online question as well from Abdul Salam Saab. If he can ask the question, then we can ask Dr. Imtiaz to respond to it. Abdul Salam Saab. Thank you very much, sir. Am I audible, sir? Yes, your voice is clear. Well, thank you, PIDE, and thank you, Dr. Imtiaz, for taking the initiative and presenting the revamped version of the monthly updates. So I really appreciate this, sir. Well, I have few suggestions, of course. There are different sections of the report. I'm coming directly to the outlook section of the report, right? Well, in the outlook section, like we have real sector, of course, external sector. Like if we start from the real sector, so within the real sector we have agri sector, right? So I mean, if you read the outlook, so we did not find any objective forecast, right? Any point forecast, what would be the trend of major crops, minor crops, right? And what will be the situation of, let's say, means the cotton production, for example, right? Keeping in view the flood losses, of course. So I mean, I would suggest to if these things could be incorporated in a very objective fashion, of course, then that will be helpful for many ideas, of course, many researchers, right? Well, taking the leverage, let me also add one of the query that regarding the inflation, right? Well, in the inflation section, a forecast of around 21 to 23% was given for the month of December, right? And the realized number is 24.5%, right? So again, my question is, my comment is, of course, that we need, in addition to the model-based forecast, I think the commodity level, the item level, the disaggregated based forecast is very important. For example, we witness a seasonality in December, right? Like most of the food prices have a downtrend, right, in December, right, in the past number of years, like around 6 years, right, in the new base. But this time we witness MOM of 0.5%, right? So I mean, we need to know why such deviations, why such thing happens, right? So of course, if we look into the data, of course, so like these days we witness wheat, the surge in the wheat prices, and of course the wheat products and like the poultry prices, the dairy products, right? And of course the rices and rice, the price of rice and the ready-made food. So I mean, we see a surge in the non-perishable items, right? We witness a relief, a respite in the perishable items, but we witness a surge in the non-perishable items, right? So then we need to identify why such things happen. Like for example, we might witness the depleting stocks of these items, maybe the delays in the import of raw material, for example, including the poultry feed for the chicken, for example, right? And of course, we witness some huge demand during the winter season, like the wedding season, right? So demand for chicken also increased. So in addition to the model-based forecast, it is strongly recommended to go for the disaggregated based forecast.
And lastly, definitely, I strongly support, the quantitative forecast with the forward-looking survey-based forecast. And the moderator rightly mentioned that State Bank of Pakistan is putting up, a great show in this, because we are releasing consumer confidence surveys, business confidence surveys, right, to supplement the thought process of the consumers in the businesses. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, Salam Sahib. Basically, if you look at the last month monthly economic update and outlook, you will see we have provided detail on the losses of major agriculture and minor crops. We also share an assessment. But the thing is, when in 1 month we provide some analysis on agriculture, one sector, as I have in the beginning of my discussion, I told that in some months we talk about one aspect of any sector, and in second month we talk about other aspect of any sector. Basically, the thing is, one point is we don't want to keep the size of this report so large. Secondly, when we provide analysis on one dimension, so say in next month we do not like to repeat the same thing. We also provided some analysis on agriculture, its various dimensions, and we also provided analysis on various components of the GDP, like agriculture and other subsectors of the economy. If you want to discuss any detail on any component or any sectors of the economy, we will happy to share with you and also to respond all your questions. Secondly, on inflation, you have mentioned that our range was 21 to 23, and there was a slight higher inflation which was realized later on. Obviously, inflation is a very sensitive matter, and this is a document of national importance, and we also make our assessment keeping in view what is the latest situation and how the situation is taking place. Secondly, as far as the disaggregated analysis, we have prepared a very comprehensive disaggregated analysis, and we on monthly basis do a comprehensive inflation analysis which contain all detail on inflation, either food inflation, non-food inflation, and also core inflation. And we also propose some corrective measures. So if you want to discuss the disaggregate analysis, you can join any day as per your convenience. We will be happy to share with you our methodology and our policy recommendations. So, this is a continuous exercise, and data is also, PBS releases SPI data on weekly basis. So in some cases, we are updating our analysis on weekly basis. And we, in our disaggregated analysis, we have identified all possible factors which are significantly contributing inflationary pressure in the country. Thank you. We are honored here today to have Dr. Parvez Tahir as well. Not sure if he's in a mood to ask any question pertaining to methodology, but we can take advantage of the economic advisor if there are any other concerns which you would like to talk about. बल्कि मैं अगर डॉक्टर खालिद अगर इजाजत हो तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब की जो हैं वो प्रेजेंस का एडवांटेज लेते हुए हम कोई डॉक्टर साहब से कोई गाइडेंस जो है वो अगर हमें मुनासिब समझें तो मैं तो सिर्फ आपको मुबारक दे सकता हूं कि ऐसा काम पहले नहीं होता था, शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है शुरुआत ही है। और ये बात आपकी सही है कि इकोनॉमिक एडवाइजर विंग का काम तो सिर्फ जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस करना है। वी हैव अ हैबिट टू जंपिंग टू पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ये आपका काम नहीं है।
लेकिन यह है कि एनालिसिस बहरहाल ऐसा होना चाहिए जिससे ये इम्प्लीकेशन निकाली जा सके, और ये काम आपने शुरू कर दिया, आई होप विद, एंड ये बहुत अच्छी बात है पाइड के साथ लिंक करना, क्योंकि पाइड देखें, अगर गौर से देखें तो गवर्नमेंट का ब्रेन है, तो इस ब्रेन को इस्तेमाल आपने करना चाहिए और करना शुरू करें। थैंक यू। So as you have mentioned, Vice Chancellor PIDE is also here. Sir, any comment or suggestion, something related to economic outlook? Azishan. Report, sir. I just have one question. You said that this is the initiative of the young researchers, young professionals, and this report is not part of any project. So how sustainable is this report? Because Economic Survey of Pakistan, it must be part of some project or something. So how sustainable is this report if the team shuffles away or people go around? Thank you. I think this report is sustainable. If you look at the report, I started this report in March 2020. And we released this report at the last week of every month. There is no week, no month when we could not release this report. Although when I released this report, there was some weekends, some holidays, even some Eid days, but we remain committed to our report. And now my young economists who are working with me, we are very much committed, and this report is sustainable, and there is no issue in its sustainability. And we are, alhamdulillah, we are working very much in a routine manner. We are not taking it as a special. This is now it has become our routine, some sort of routine assignment. When you make something as a routine, then often we miss the innovation and insights which could have come. So as discussed earlier as well, you should all keep on adding something new into it, maybe boxes which are specialized analysis which your staff or from outside is provided. ये जो मैंने रूटीन की बात की है उसका मतलब डॉक्टर खालिद ये था कि ये ऐसी असाइनमेंट है कि जो अब हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ना, जो कुछ अर्सा पहले ये शुरू हुआ था, तो उसमें ये इंक्लूडेड है. अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन एनी केस ये प्रिपेयर करना होगा इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अफसरों को, प्लानिंग जो भी यहाँ पर होंगे, तो इसलिए ये सस्टेनेबल है. उस सेंस में जो आप बात कर रहे हैं वो रूटीन नहीं है. अगर आप देखें तो हर एक में थोड़ी डिफरेंट हम नई नई चीजों को इसमें लेके आ रहे हैं. आल्दो के सर आपको तो पता है कि कितना मुश्किल होता है सरकार में. नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है ये सर वाइट डॉक्यूमेंट है कि जब मैंने ये नहीं तो मुझे बाहर की तरफ से यही कहा, ये वगैरह वगैरह कि जी ये किस डोनर ने कहा है कि मैंने किसी डोनर ने नहीं कहा. ये PIDE के जो हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर आए हैं और हमने ये लिया है और ये बगैर किसी डोनर के है, तो इसलिए ना इसके लिए कोई PC1 बना. हालांकि हमें कहा भी गया कि जी कोई PC1 बना के कुछ लोगों को रखते हैं तो वो फिर डाई आउट हो जाते हैं कुछ अर्से बाद. PC1 खत्म हो गया तो वो कहानी खत्म. तो ये उस सेंस में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, वेरी गुड इनिशिएटिव, एक्सीलेंट. आई सेकंड व्हाट परवेज सेड, बिल्कुल प्लीज इसको करते रहे, इट्स वेरी गुड एंड माशाल्लाह इट्स एक्सीलेंट. सर मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल है व्हिच आई होप विल हेल्प यू a little bit. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो पिछले साल की मद अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, 587 से 1266 हो गया, बट यट आपका प्राइमरी बैलेंस आधा हो गया. दिस इज बिट पजलिंग कि ये क्या है. आई मीन हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि ये तो हमें पता है कि डेट सर्विसिंग तो आपकी बढ़ती जा रही है,
So is something that you might wish to look at. Second thing that's also puzzling is कि puzzling तो खैर नहीं आपकी तरफ से कुछ नहीं है. Second thing जो आपकी तरफ से तो कुछ नहीं, but it's worth looking for you to examine. ये भी सवाल आपके लिए examine करने के लिए. It's nothing wrong with the paper. It's just that you should look into it and tell us. क्योंकि ऐसी anomalies जब निकल आए तो बड़ी अच्छी चीज पता चल जाती है. स्टॉक मार्केट जो है वो तो अब मेरे ख्याल उसको रिटायर ही कर दें, क्योंकि 6.3 ट्रिलियन हो गई है. Which is क्या जीडीपी कितना है जी जीडीपी 30-40 कितना है, ठीक है ना. स्टॉक मार्केट हैज बिकम लेस देन 5% ऑफ जीडीपी. तो यानी कि ये तो अब खत्म हो रही है. तो सिंस एससीसीपी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपको इस पे मेरा ख्याल अगले इशू में तहकीक करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट मर क्यों रही है. हमारा तो थीसिस इट्स बिकॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन एंड बिकॉज यू नो द रूल्स आर सच के ब्रोकर्स खा रहे हैं. इसमें एक और पजल है कि चीनियों ने स्टॉक मार्केट खरीद ली, बट फिर भी द चाइनीज हैव फॉरगॉटन अबाउट द स्टॉक मार्केट, दे आर लेटिंग इट डाई. इसके साथ ही जो रिलेटेड चीज व्हिच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जुलाई टू नवंबर, पिछले साल 10,000 थी, इस साल 11,000 है. ये क्या मंथली 6 months में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपनीज है या स्टॉक ऑफ कंपनीज है? ये जो नई कंपनीज बनी है, तो डिस्पाइट द डाउन टर्न नई कंपनीज बन रही है. दिस इज वेरी ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि नई कंपनीज क्यों बन रही हैं. तो ये मतलब यहाँ के रिसर्चर्स के लिए भी अच्छी बात है कि ये डेटा देख के कुछ सवाल उठाए ना, बिकॉज दैट्स व्हाट रिसर्च शुड बी ऑल अबाउट, कि हम थोड़े सवाल उठाएं और देखें क्या हो रहा है. अच्छा, एक्सपोर्ट्स हमारी डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक्सचेंज रेट वगैरह कितना इशू है, एक्सपोर्ट्स कोई नहीं बढ़ी ओवर दिस पीरियड, और इम्पोर्ट्स आपकी गिरी हैं बट नॉट बाय इनफ. ठीक है जी, एंड रेमिटेंस फॉलोन अ लॉट, और करंट अकाउंट आपका माशाल्लाह काफी इंप्रूव कर गया, roughly about 57-60% of GDP, which is a forced improvement, not a good improvement. So I think it's a very good report which everybody should study every month and try and form impressions and ideas, and it should generate debate. My question to you would be कि ये बताइए कि इसको मार्केट कैसे रिसीव कर रही है. People like शहबाज राना जो डोनर चेजिंग करते हैं सिर्फ और मिनिस्टर चेजिंग करते हैं, वो इस पे कुछ इंटरेस्टेड है कि नहीं? हमारी रिसर्च में तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. तो रिस्पॉन्ड कर रही है, और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो भी, इवन जो गवर्नमेंट के सर्कल्स में भी जो है ये डॉक्यूमेंट हमारे जो जितने भी इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, अगर ये डिले हो किसी मतलब एक आधा दिन, क्योंकि हमारा तो वीक होता है टाइमलाइन जो है ना, तो वो फिर पूछ रहे होते हैं कि जो उनकी कॉल आ रही होती है कि आपकी रिपोर्ट जो ही रिलीज करें वो हमें व्हाट्सएप कर दें. तो इसलिए मार्केट सवाल पूछते हैं कि नहीं, या सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि आ जाए तो देख ले? सवाल जो है वो सम टाइम डाटे पे कोई इंफॉर्मेशन, जैसे अभी आपने अच्छी चीजें आइडेंटिफाई की हैं, वो इस तरह की चीजें तो आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन वो ये है कि अच्छा ये हमारा इंडिकेटर अच्छा हो गया, ये अगर कोई बुरा हो गया तो उसकी क्या रीजन है, ये क्यों गिर गया, रिजर्व अगर गिर गए तो क्यों गिर गए, अगर एफडीआई नहीं आ रही तो क्या फैक्टर है, कोई पाइपलाइन में कोई चीजें ऐसी हैं जिससे, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आ रहे होते हैं. अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कैसे यूज करती है, ये आपके सर्वे को कैसे यूज करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो, चूंकि जो हमारा एनालिसिस होता है ये हम फाइनेंस मिनिस्टर को भी रेगुलरली वो इसको अपने पास जैसे होता है कि बड़ा इसको केयरफुली पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैंने ये शुरू की थी 2000 मार्च में 2020 में, तो उस वक्त से अप टिल नाउ फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको पता है कि चेंज होते रहे हैं बीच में, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होती रही है. इवन देन जो है हर किसी नए आने वाले ने ये कहा है कि जी मेरे साथ जरा इसकी मेथोडोलॉजी और इस रिपोर्ट को जरा एक बार पहले डिस्कस कर लें जब भी कोई नया आता है रिलीज करने से पहले. लेकिन ये है कि इस पे जो उनकी क्यूरीज छोटी मोटी होती हैं वो तो यकीनन एबनॉर्मल मूवमेंट अगर किसी जो डेट स्टॉक है जी और जो फिस्कल रिस्क्स है उस पे आप कुछ कर सकते हैं या इट्स नॉट पॉसिबल टू डू? सर डेट स्टॉक जो है ना वो फ्रैंकली जो मेरी असेसमेंट थी वो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि अगर मैं इसमें डेट का नंबर इंक्लूड कर दूं तो वो पॉलिटिकली वो बड़ा एक उस तरह का एक हमारा इशू बनेगा, तो फिर मुझे इस पे रिस्पांस और वो जो है ना अखबारों में रिबटल उन चक्रों में ज्यादा जाना पड़ेगा. तो वो डेट वाले अलग हैं
तो जो वो अपनी लड़ाई खुद लड़े हैं, ये सर ने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, हाँ वो लड़े अपनी लड़ाई। मैंने अपने काम को, वो जो आपने सर बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने अपनी हद तक इसको फोकस रखा है। यू आर द इकोनॉमिक विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपको ये तो कोऑर्डिनेटेड फिगर होता है ना, ये तो नहीं कि कोई फिगर आपने अपनी मर्जी से लगाना है। नहीं, ये तो कोऑर्डिनेटेड फिगर हो, जैसे M2 का फिगर है, आपका फिगर तो नहीं है ना, ये तो हुकूमत का फिगर है स्टेट बैंक का। तो डेट का फिगर भी तो आपका फिगर तो नहीं ना होगा, वो तो एक किस्म का आपका अग्रीड फिगर होगा। सर वो जो मेरे ब्रीफ होते हैं ना डिफरेंट, जो हम फाइनेंस मिनिस्टर को या PM को भेजते हैं, उन ब्रीफ में तो वो मैं डेट के नंबर देता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है, चूंकि इसके जो जहां ये जाता है वाइडली पब्लिश होता है, तो इसलिए इसमें हम वो चीजें नहीं देते। मतलब ये मेरा मैं इस तरीके नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। मैं इस नतीजे से इस तरीके से सोच रहा था कि सेंट्रल बैंकिंग में, जहां तक मुझे याद है, हमने पहले बहुत सीक्रेटिव होते थे सेंट्रल बैंक, फंड भी बहुत सीक्रेटिव होता था। ओवर टाइम व्हाट वी लर्नड इज इट इज बेटर टू लेट पीपल नो द ट्रूथ, वरना फिर वो अपनी तरफ, जैसे अब हर रोज टीवी पे आ रहा होता है, देखो ना 5 बिलियन रिजर्व हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, ये हो गया, 1 रह गया, फिर वो लोग स्टोरीज बनाते हैं। और फिर बड़े हमारे भाई भी हैं इकोनॉमिस्ट भी बड़ी स्टोरीज बनाते हैं, कभी देखो ना ये है वो है। अब सारा वक्त वो मैं देखता हूँ शहबाज खानजादा और हामिद मीर वगैरह सारे अपनी तरफ से इकोनॉमिस्ट बन गए, छट फिगर्स बोलते हैं, ठा करे फिगर्स बोलते हैं, आधे गलत होते हैं, आधे सही होते हैं। तो इट इज, जो हमने सीखा था कम अज कम फंड में, कि इट इज बेटर टू टेल पीपल द ट्रूथ देन कि वो फिर स्पेकुलेट करें। तो इस हवाले से बात कर ले अपने दोस्तों से, इट इज बेटर कि आप लोग लीड करें मार्केट को रादर लेट द मार्केट लीड यू। उसमें फिर बड़ी गड़बड़ होती है। मुझे याद है एक जमाने में IMF की रिपोर्ट जब मेरे पास टेबल पे पड़ी थी, मैं उस पर कमेंट कर रहा था, तो नजम सेठी मेरे पास आया, वो बड़ी कोशिश कर रहा था ले ले, ठीक है। जब से हमने उसको पब्लिक कर दिया है, अब कोई मांगता ही नहीं, रिपोर्ट पर छाप देते, कोई नहीं केयर करता। तो इस लिहाज से आई थिंक दैट्स द वे यू शुड प्रॉब्ली लुक एट इट, डेट। और एक दो और चीजें, फॉर एग्जांपल एक चीज है जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, इतना पैसे हमने इन्वेस्ट किया उस चीज पे, क्या है वो यार, वो जो डेटा वाली चीज है, क्या पीटी, उसको हमने कोई पता नहीं 150-200 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, वो क्या फिस्कल डेटा वाला यार, टर्मिनल जो है। नहीं FRDL नहीं यार, पिफ्रा की सर बात आप कर रहे हैं, पिफ्रा जो प्रोजेक्ट तो था, हमें फिस्कल डेटा मिलता ही कोई नहीं, सिवाय इसके एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट करंट एक्सपेंस, उसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। तो ब्रेकडाउन कोई नहीं मिल सकता। अब पिफ्रा का टर्मिनल नहीं मिल सकता किसी को भी, वो 150 मिलियन डॉलर खत्म हो गया। जी सर, वो प्रोजेक्ट जो था वो मेरे ख्याल में इनका खत्म हो गया है। नहीं, बट वी आल्सो रिटन ऑफ द डेट ना, लेकिन वो मतलब अब वो जो पिफ्रा का जो डेट है वो तो हम अदा कर रहे हैं ना जी, वो कर रहे हैं। तो कम से कम हम वर्ल्ड बैंक को बता तो दें, थैंक यू वेरी मच, ये हमारा लोन तो माफ कर दें, क्योंकि हमें तो उसमें से कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, आज तक हमें एक एक्सपेंडिचर फिगर नहीं मिलता बिलो द व्हाट डिजिट लेवल, अच्छा, मेरे ख्याल में सर, चूंकि वो हमारी बजट विंग और वो चीजें डील करते, सर आपको तो ज्यादा उसका पता होगा, कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ चीजें, ये जो पे स्लिप वगैरह जो हैं, ये पहले जो मैनुअल होता था उससे जान छूटी, फिर वो बजट विंग के साथ कुछ उनका इंटरफेस है स्टेट बैंक का, लेकिन अभी उसमें कुछ चीजें रहती हैं जो वो नहीं उस तरह, उसको उस हद तक आगे नहीं लेके गए। सर, thank you very much, Dr. Imtiaz, for coming here, and you are more than welcome whenever you do something new you would like to share it with us, then this is your second home. Thank you, sir.